वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ और ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है जी। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको यानी लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे ऐड रिकॉर्ड का काम होगा, यानी कि कैसे आप एसक्यूएल से डेटा पहले अपने डेटा फ्रेम में डलवाएंगे, फिर डेटा फ्रेम में नए नए रिकॉर्ड्स ऐड करने के बाद फिर डेटा फ्रेम को वापस कैसे एसक्यूएल में स्टोर करवा देंगे। नाउ आज हम देखेंगे दो ऑप्शंस के बारे में कि भैया कैसे हमने सर्च करना है रिकॉर्ड और कैसे अपडेट करना है। ठीक है जी। तो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग सर्च रिकॉर्ड से। तो देखो सर्च रिकॉर्ड कैसे होगा अब हमारे पास, जैसे वही केस मैं पूरा डिज़ाइन कर देता हूँ कि भैया सपोज मान लीजिए मेरे पास ये माई एसक्यूएल के अंदर ये टेबल बना हुआ है। ठीक है, और इस टेबल का नाम हमने वही रखा हुआ है आइटम। ठीक है, ये मेरा माई एसक्यूएल के अंदर बना हुआ है टेबल। ठीक है, और इस टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था एक आइटम कोड के नाम से फील्ड होगी, एक आइटम नेम के नाम से फील्ड है। ठीक है, और एक प्राइस नाम से फील्ड होगी और एक अपना स्टॉक नाम से फील्ड है। तो मैं जस्ट एक शॉर्ट नेम लेके यहाँ पे अभी काम चला रहा हूँ। ठीक है, नाउ पिछली बार हमने देखा, हमने सपोज मान लो इसके अंदर हमारे पास दो रिकॉर्ड्स डले हुए, एक 101 एक 102। ठीक है, ये मैगी ले लिया, प्राइस इसका 8 रुपीज़ ले लिया और मान लो स्टॉक इसका 40 है। ठीक है, और दूसरा सपोज सूप ले लिया था हमने, प्राइस इसका 10 रुपीज़ ले लिया था और स्टॉक सपोज मान लो हमारे पास यहाँ पे 30 है इसका। सो फिलहाल ये मेरा जो टेबल है, ये टेबल मेरा माई एसक्यूएल के अंदर डला हुआ है। अच्छा, अब क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैसे काम करेंगे। एक मिनट, इस लाइन को हटा देता हूँ, ये जो बेकार में आ गई है। ठीक है, सो देखो तो ये माई एसक्यूएल लिख देते हैं यहाँ पे अपना। ठीक है, अच्छा अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे यूजर से आइटम कोड लिया कि एंटर द आइटम कोड टू सर्च। मान लो यूजर ने जो आइटम कोड की वैल्यू मुझे दी जिसको सर्च करना था, तो सपोज वो आइटम कोड यूजर ने दे दिया 102। ठीक है जी, कि 102 सर्च करो। अच्छा, अब सपोज मान लो क्या हो गया यहाँ पे कि किस तरह से काम होगा हमारे पास। यहाँ पे देखिए, अब मैंने सबसे पहले करा df इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम डीबी कनेक्ट। तो आपको पता है कि इससे इस लाइन से क्या होगा कि माई एसक्यूएल का ये जो डेटा है ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये पांडास के अंदर जो हमने df नाम का एक डेटा फ्रेम बन जाएगा और उस डेटा फ्रेम के अंदर इस टेबल का डेटा आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी डेटा फ्रेम अब उसमें दो रिकॉर्ड्स है ना, तो एक 0 नंबर इंडेक्स में 101 का डेटा स्टोर हो जाएगा 101, और ये मैगी 8 रुपीज़ 40। ठीक है, और जो उनकी फील्ड्स का नाम है ना, वही फील्ड का नाम इसमें भी आ जाएगा, जैसे आइटम कोड हो गया, इसका आइटम नेम हो गया, इसका प्राइस हो गया और इसका स्टॉक हो गया। ठीक है, और अब एक्चुअली इसमें एक नहीं बल्कि दो रिकॉर्ड है, तो इसमें दूसरे रिकॉर्ड की भी एंट्री आ गई 102, और ये हो गया अपना सूप और 10 रुपये और ये 30 रुपये। ठीक है, तो डेटा फ्रेम के अंदर इस वाली लाइन ने क्या करा, ये जो लाइन हमारी एग्जीक्यूट हुई, इसने माइस्क्यूएल के अंदर जो आइटम नाम का टेबल था उसका डेटा उठा के पाइथन के अंदर इस डेटा फ्रेम में डलवा दिया। ठीक है, अब डेटा फ्रेम में आ गया ना, अब जो मैनिपुलेशन मुझे करनी है इस डेटा फ्रेम से करनी है, लेकिन फिलहाल अब मुझे क्या करना था, रिकॉर्ड सर्च करना था। तो देखो मैंने एक लाइन लिखी कि भैया x इज इक्वल टू df, और यहां पे एक कंडीशन डाल दी कि क्या डेटा फ्रेम के अंदर जो df डॉट आई कोड, ठीक है, df डॉट आई कोड इज इक्वल टू आईसी लिखा हुआ है यहां पे मैंने। अब देखो ये जो इक्वल टू आईसी लिखा हुआ, देखो अब इससे क्या होगा कि अगर सपोज मान लीजिए, ठीक है, ये वाला आइटम कोड जो कि फिलहाल हमने क्या दिया है ये 102, अगर
ये डेटा फ्रेम के किसी आई कोड से मैच करता है तो उसका रिकॉर्ड ये एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी फिलहाल तो ये 102 मैच करता है, तो इस एक्स के अंदर क्या होगा यार, इस एक्स के अंदर ये 102 का रिकॉर्ड स्टोर हो गया, दैट इज 102 सूप 10 रुपीज और 30 स्टॉक। ये इंफॉर्मेशन एक्स के अंदर चली गई क्योंकि फिलहाल अभी तो मैच करता था। बट सपोज अगर ये मैच नहीं करता तो क्या होता, तो एक्स नाम का जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर कुछ नहीं आता, एक्स नाम का डेटा फ्रेम खाली होता। तो भाई अगर, क्योंकि भाई हो सकता है यूजर ने मान लो आइटम कोड दे देता 105, अरे भाई 105 आइटम कोड तो है ही नहीं, ठीक है। अगर यूजर ने आइटम कोड दे दिया होता मान लो 105, तो क्या होता, तब ये कहीं मैच करता, कहीं नहीं मैच करता। तो एक्स नाम का जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर कुछ आता ही नहीं, ठीक है। तो उसलिए मैंने चेक करा कि अगर एक्स का साइज 0 है तो भैया बता दूं कि जो आइटम कोड आपने डाला वो इनवैलिड है। लेकिन अगर ऐसा एक्स का साइज 0 नहीं है, यानी कि एक्स के अंदर रिकॉर्ड आया है, तो सीधा हमने एक्स नाम के डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा दिया। तो इससे क्या होगा, जो सर्च का काम है वो हमारा हो गया, ठीक है। सो इस तरह से सिंपल हमने क्या करा, पहले अपने डेटा फ्रेम से, सॉरी अपने माइस्क्यूएल के जो टेबल है उससे डेटा मंगवाया, कहां पे, अपने इस डेटा फ्रेम में, और फिर इस डेटा फ्रेम में हमने उस रिकॉर्ड को सर्च करने का काम किया। मिल गया रिकॉर्ड तो हमने उसको डिस्प्ले करा दिया, और नहीं मिलता तो हमने ये मैसेज दिखा देंगे इनवैलिड आइटम कोड, ठीक है जी। तो ये हमारा कोड हो गया किसका, सर्च का। तो ऐड रिकॉर्ड का कोड हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज के लेक्चर में पहला हमने सर्च रिकॉर्ड का कोड किया है। अब चलिए जरा अपडेट रिकॉर्ड का कोड भी देखते हैं कि वो कैसे होगा। यहाँ ये मैंने अपडेट का पूरा कोड लगाया हुआ है। अब जरा इस कोड को समझते हैं कि किस तरह से काम होगा भी। यहाँ तो वही सेम टू सेम एग्जांपल ले लेता हूं कि भैया ये मेरा आइटम नाम का टेबल है, ठीक है जी। और अब इस आइटम नाम के टेबल के अंदर वही आइटम कोड नाम से फील्ड है एक हमारी, एक फील्ड हमने ले ली वही आइटम नेम के नाम से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास प्राइस के नाम से एक फील्ड है, एंड द नेक्स्ट वन इज स्टॉक के नाम से, ठीक है। और वही हमारे पास एंट्रीज डली हुई है भैया, एक 101 है इसके अंदर, ठीक है, मैगी 8 रुपीज एंड 40 स्टॉक। और सपोज 102 सूप 10 रुपीज एंड द स्टॉक इज 30, ठीक है। सो ये हमारा टेबल जो है ये हमारा माइस्क्यूएल के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए अब जैसे सबसे पहले हमने बोला आईसी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द आइटम कोड टू अपडेट, यानी कि किस आइटम का डेटा आप अपडेट करना चाहते हैं वो बताइए। सो सपोज आई वांट टू अपडेट द डेटा ऑफ आइटम कोड नंबर 102, ठीक है। सो ऑब्वियसली आईसी के अंदर क्या वैल्यू जाएगी 102, ठीक। फिर वही देखो df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडर स्कोर एसक्यूएल वाली लाइन चली, तो इसने सिंपल क्या करना है यार, वही एक df नाम से डेटा फ्रेम बन जाएगा, और उस डेटा फ्रेम के अंदर इस टेबल का जो भी रिकॉर्ड है वो सारा का सारा इस डेटा फ्रेम के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही है, आइटम कोड है, आइटम नेम है, एक प्राइस कॉलम बन जाएगा, एक यहाँ पे प्राइस के बाद एक स्टॉक कॉलम बन जाएगा, और फिर यहाँ पे इंडेक्स नंबर लगेंगे, 0 इंडेक्स नंबर पे 101 मैगी और 8 रुपीज और 40, ठीक है। और 1 इंडेक्स नंबर पे 102 सूप और 10 रुपीज और 30 स्टॉक। ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई किसके अंदर, डीएफ नाम के डेटा फ्रेम में, इस लाइन से। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो माइस्क्यूएल से डेटा उठ के पाइथन के अंदर जो ये डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम के अंदर वो डेटा एज इट इज कॉपी हो गया सारा। अच्छा मैंने एक वेरिएबल ले लिया फाउंड, उसको मैंने 0 कर दिया, तो फाउंड नाम का वेरिएबल एक ले रखा है यहाँ पे हमने, और उस फाउंड नाम के वेरिएबल को इनिशियली मैंने 0 कर दिया। अब ये फाउंड नाम के वेरिएबल का क्या चक्कर है, देखो सीधी सी बात है, अगर मुझे, मैं फाउंड वेरिएबल इसलिए रखा हुआ है कि जैसे मैंने फाउंड को इनिशियली वैल्यू 0 दे दी, अगर मान लो जो रिकॉर्ड मैं खोज रहा हूं, अगर वो रिकॉर्ड डेटा फ्रेम के अंदर अवेलेबल है तो मैं फाउंड को 1 कर दूंगा, और अगर बाई चांस जो रिकॉर्ड मैं खोज रहा हूं वो डेटा फ्रेम के अंदर अगर है ही नहीं तो फाउंड को 0 का 0 ही रहने दूंगा। तो इट मीन्स फाउंड की वैल्यू अगर 0 है एंड में, तो वो ये इंडिकेट करता है कि वो रिकॉर्ड डेटा फ्रेम के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, और अगर फाउंड की वैल्यू 0 नहीं रहती तो इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेटा फ्रेम में अवेलेबल था, तो हमने अपडेट करवा दिया इसको। खैर
अब एक फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा लेंथ ऑफ डीएफ। सो ये वाला जो लूप चलेगा आई इन रेंज वाला, ठीक है। तो रेंज में क्या वैल्यू जाएगी, रेंज में यहाँ पे जो रेंज वाला फंक्शन है इसको जो वैल्यू मिलेगी, एक तो स्टार्टिंग वैल्यू तो यहाँ पे दे रखी है 0 कॉमा, और यहाँ पे नेक्स्ट लिखा लेंथ ऑफ डीएफ। अब फिलहाल अभी डीएफ की लेंथ कितनी है भैया, 2 है, 2 रिकॉर्ड्स हैं तो इसकी लेंथ 2 हो गई। और हमें पता है ये जो रेंज वाला फंक्शन जब चलेगा तो इसमें कौन कौन सी एंट्री आएगी भैया, एक 0 नंबर एंट्री होगी और एक 1 नंबर ही होगी, क्योंकि रेंज वाला फंक्शन जो लिस्ट जनरेट करता है वो इस नंबर से स्टार्ट होती है और इससे एक कम तक रहती है। तो 2 से एक कम तक क्या रहेगी, 1 तक रहेगी, ठीक है। अच्छा अब देखो 1 बाय 1 काम होता है। सबसे पहले आई के अंदर वैल्यू आई 0, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहां पे अंदर आते इसने करा x इज इक्वल टू डी एफ डॉट एलओसी ऑफ आई। तो क्या हुआ, यहां पे x नाम का जो वेरिएबल था उसमें जो लिखा ना डी एफ डॉट एलओसी ऑफ आई, आई की वैल्यू 0 है। तो जब ये लाइन चली कि डी एफ डॉट एलओसी ऑफ आई, अभी फिलहाल आई की वैल्यू क्या चल रही है 0, तो यहां पे आ जाएगा डी एफ डॉट एलओसी ऑफ 0। तो इस x के अंदर क्या होगा कि जो 0 इंडेक्स नंबर का जो रिकॉर्ड है वो आ जाएगा, दैट इज 101, ठीक है, कॉमा मैगी, और ये क्या है 8 रुपीज और ये 40, ये सब इंफॉर्मेशन इस x के अंदर आ गई, ठीक है, क्योंकि उसने 0 नंबर इंडेक्स की रिक्वायरमेंट करी ना, तो x के अंदर ये डेटा आ गया हमारे पास। अच्छा फिर उसने चेक करा कि क्या x के 0 पोजीशन की वैल्यू और IC की वैल्यू बराबर है। भाई x के 0 पोजीशन में डला हुआ 101 और IC जो हम खोज रहे हैं वो तो 102 है, तो भैया ये तो मैच हुआ ही नहीं, ये तो मैच हुआ ही नहीं कहीं से भी। तो ऑब्वियस बात है फिर ये इफ के अंडर का जितना भी ये काम धाम दे रखा है, ये सारा का सारा जितना भी काम दे रखा है तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा फिर ये वापस ऊपर फॉर लूप में वापस ऊपर चला गया, क्योंकि अभी फॉर के अंडर की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो फिर ये वापस ऊपर जाएगा। नाउ जब ये ऊपर गया तो अब आई को नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1, ठीक है। अब आई के अंदर 0 वैल्यू तो हो गई थी, अब जब दोबारा ऊपर गया तो आई को नेक्स्ट वैल्यू मिली 1। अब आई की 1 वैल्यू लेकर जब ये अंदर आया तो अब x इज इक्वल टू डी एफ डॉट एलओसी 1 चला, सो x इज इक्वल टू, अब ये हो गया डी एफ डॉट एलओसी, और अब यहां पे इंडेक्स नंबर अंदर क्या डलेगा 1, क्योंकि आई की वैल्यू फिलहाल अभी 1 चल रही है। सो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो अब इस डेटा फ्रेम के 1 नंबर इंडेक्स पे क्या डेटा है, 102 का डेटा है, सारा डेटा एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 102 कॉमा, सपोज मान लो यहाँ पे सूप है और 10 रुपए इज द प्राइस एंड 30 इज द स्टॉक। सो ये इंफॉर्मेशन इस एक्स के अंदर आके स्टोर हो गई, ठीक है। सो नाउ अब एक्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब उसके बाद वो चेक करेगा कि एक्स की 0 पोजीशन का डेटा आईसी के बराबर है कि नहीं है। फिलहाल एक्स की 0 पोजीशन में इस बार क्या डला हुआ है, इस बार एक्स की 0 पोजीशन में है 102 और आईसी में भी 102 है, तो ऑब्वियसली दोनों मैच कर गए, यस ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब देखो अंदर आते सबसे पहले उसने दिखाया है कि भाई करंट प्राइस जो है वो है x2 में डला हुआ है। अब करंट जैसे हमें पता है ये 0 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। तो उसने करंट प्राइस दिखा दिया कि भैया जो करंट प्राइस डला हुआ है उसके अंदर वो क्या है, अभी वो दिखा देगा। करंट प्राइस हमें दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज 10 रुपीज, ठीक है। तो अभी जैसे सपोज ये इंफॉर्मेशन चलेगी तो मैसेज आ जाएगा करंट प्राइस इज इक्वल टू, क्योंकि अभी x2 में 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रुपीज करंट प्राइस। अच्छा फिर वो पूछेगा डू यू वांट टू चेंज, मान लो मुझे प्राइस नहीं चेंज करना, तो मैंने ए के अंदर नॉट दिया, क्योंकि अगर ए के अंदर यस दूंगा तब वो ये वाला काम करेगा, ठीक है। अच्छा फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे उसको नो कर दिया कि मुझे प्राइस नहीं इंक्रीज करना था ना। उसके बाद उसने दिखाया प्रिंट करंट स्टॉक इज इक्वल टू x3। अब मान लो x3 का जो करंट स्टॉक है वो दिखाया उसने भी, अभी x3 में क्या डला हुआ, करंट स्टॉक डला हुआ 30 डला हुआ। फिर उसने पूछा डू यू वांट टू चेंज, मैंने कहा यस यस मुझे चेंज करना है, तो ए के अंदर यस डलवाया। तो फिर उसने नीचे आके चेक किया क्या ए के अंदर वाई है, हाँ है। तो अब x3 के लिए हमने एक नई वैल्यू एंटर करवा ली, एंटर न्यू स्टॉक। अब मान लो नया स्टॉक जो था, सपोज मान लो हमने 20 आइटम्स और मंगाए थे,
सो 20 आइटम्स और मंगाए तो ऑब्वियस बात है अब कितने आइटम्स हो गए, 30 तो पहले डले हुए थे, अब 20 और आ जाएंगे तो 50 हो जाएगा। तो भैया हमने क्या करा, यहाँ पे x3 के अंदर जो वैल्यू है वो 30 से चेंज करवा के क्या कर ली यहाँ पे 50। तो जी ये 50 आ गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करा कि x, ये जो लिखा लाइन मैंने df डॉट LOCI इज इक्वल टू एक्स, तो देखो अब df डॉट LOC ऑफ i, अभी फिलहाल i की वैल्यू क्या चल रही है, अभी i हमारा 1 था ना, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू x। तो देखो अब यहां पे हुआ क्या कि पहले मैंने डेटा फ्रेम में से 1 इंडेक्स नंबर का डेटा उठा के x में डलवाया, फिर जो चेंजेस करने थे x में करवा लिए, और करवाने के बाद x का डेटा वापस 1 नंबर इंडेक्स पे डलवा रहा हूं। तो अब इस लाइन से क्या होगा कि जो x के अंदर जो भी डेटा है ये वाला, ये अब वापस डेटा फ्रेम के लोकेशन नंबर 1 पे डल जाएगा, यानी कि अब ये नया डेटा डलेगा। तो ये 102 का तो 102 ही डल जाएगा, सूप का सूप आ जाएगा, 10 रुपीज में कोई चेंज नहीं है 10 ही आएगा। और यहां पे जो ये 30 डला हुआ है, अब इस डेटा फ्रेम में से क्या होगा, ये 30 जो है ये हट जाएगा, ठीक है, और x के अंदर जो अब नई वैल्यू है दैट इज 50, वो जाके इस डेटा फ्रेम में स्टोर हो जाएगी। तो अब इस डेटा फ्रेम में यहां पे आ गया 50, ठीक है। सो नाउ इतना काम हो गया। अब देखो उसके बाद फिर मैं कह रहा हूं df डॉट टू अंडरस्कोर एसक्यूएल नेम आइटम, अब ये क्या करेगा, अब इस डेटा फ्रेम के अंदर जो डेटा पड़ा वो वापस जाके इस टेबल में ओवरराइट कर देगा। सो अब इस टेबल में जहां क्योंकि बाकी सब तो कोई चेंज नहीं हुआ, पर जहां पे ये इसका स्टॉक 30 था, तो अब इसका स्टॉक 30 से चेंज होके क्या हो गया यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये स्टॉक 50 हो गया, और फिर मैंने फाउंड को 1 भी कर दिया, फाउंड 0 से उठ के 1 हो गया, क्योंकि अब रिकॉर्ड मिल गया ना मुझे, तो ऑब्वियसली मैंने चेंजेस भी कर दिए। तो फाउंड 1 और ब्रेक, ब्रेक क्यों, क्योंकि भैया अब रिकॉर्ड मिल गया है, अब मैं इस फॉर लूप के अंदर क्यों रहूं। सपोज मान लो टेबल के अंदर मान लो 10 रिकॉर्ड थे, अब जिस रिकॉर्ड को मुझे अपडेट करना था मान लो सेकंड पोजीशन पे मिल गया मुझे, तो मैं बाकी बचे हुए रिकॉर्ड्स को क्यों चेक करूं। तो भैया रिकॉर्ड मिल गया, मैंने सारा अपडेट किया और ब्रेक करके इस फॉर लूप से बाहर। और यहां पे फाउंड इज इक्वल 0 इसलिए लिखा हुआ है कि सपोज अगर मान लो जो आइटम कोड यूजर ने दिया है वो है ही नहीं, तो भैया एक बार भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होने वाली ना, क्योंकि मान लो अगर यूजर ने आइटम कोड दे देता 108 दे देता, 108 तो है ही नहीं भैया यहाँ पे कहीं पे, तो अब क्या होता, तो ये जो कंपेयर कर रहा है ना हर बार लोकेशन को कि क्या x0 का डेटा IC के बराबर है, ये तो किसी कीमत में किसी भी केस में ट्रू नहीं होता। तो यानी कि फाउंड की वैल्यू 0 की 0 ही बनी रहती ना। तो जब ये लूप खत्म हो जाता उसके बाद भी वो बाहर आके अगर चेक करता है कि क्या फाउंड की वैल्यू स्टिल 0 बनी हुई है, तो इसका मतलब आइटम कोड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। तो ये हमारा अपडेट का कोड है। तो हम लोगों ने बेसिकली इसमें हमने ऐड रिकॉर्ड कर लिया, आज हमने सर्च और अपडेट ये दोनों कर लिए। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ ये वाले 2 ऑप्शन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो और ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है हम उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।